हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप सब एकदम बढ़िया होंगे और तैयारी भी आपकी जो है अच्छी चल रही होगी। आप लोग पूरा मन लगा के जो है पढ़ाई कर रहे हैं। एग्ज़ाम्स की जो आपकी डेट है वो अब धीरे-धीरे जो है पास में आ रही है। एक तरह से समझो कि आपकी जो उल्टी गिनती है स्टार्ट हो चुकी है। 1 महीने से भी अब जान लो कि कम जो टाइम है आपके पास बचा हुआ है। तो जैसा कि आप सभी बच्चे जो है बार-बार कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ रहे थे कि जो आपके पास जो रिमेनिंग बचा हुआ टाइम है 1 महीने का लगभग आज से समझो कि 26-27 दिन का जो टाइम है आपके पास बचा हुआ है, इस टाइम को कैसे आप यूटिलाइज़ करके, किस तरह से यूटिलाइज़ करके इसको प्रोडक्टिव आप बना सकते हो। कैसे इस टाइम को आप यूटिलाइज़ करके कैसे आप इस समय का अच्छे से उपयोग करके आप एक अच्छा रिज़ल्ट ला सकते हो, अच्छे नंबर आप ला सकते हो, एक ताकि आप एक जो है अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आप सेलेक्ट होके जाओ। तो इन्हीं सारी बातों पे जो है आज मैं आपसे बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपके पास जो बचा हुआ टाइम है इसको कैसे आपको यूटिलाइज़ करना है। जब मेरा भी एग्ज़ाम था तो मैंने 1 महीना पहले किस तरह से पढ़ाई किया था, कैसे क्या था, नीट के एग्ज़ाम को और इसके सीनेट के एग्ज़ाम को मैंने जो है कैसे मैनेज किया था। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अभी आज मैं आपसे पूरा फुल डिटेल में बात करूँगा। तो वीडियो आप लोगों के लिए जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली हो, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो जो सीनेट का एग्ज़ाम होता है इसमें जो बच्चे बैठते हैं, उसमें आई थिंक जो सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है वो जो अभी मतलब रिसेंटली जो 12 पास करके बच्चे आते हैं, उनकी जो नंबर होती है सबसे ज़्यादा होती है। ड्रॉपर्स भी बच्चे होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नीट का एग्ज़ाम दे के आते हैं इसमें, उनका नीट का एग्ज़ाम जो है अच्छा नहीं गया होता है। तो वो फिर से एक चाहते हैं कि उनको पास एक सीनेट का एग्ज़ाम जो होता है एक तरह से उनके पास ऑप्शन होता है, ताकि उनका जो आगे और फर्दर ड्रॉप अगर नहीं लेना चाहते हैं या फिर कुछ कोर्स कुछ करते हुए नीट की तैयारी करना चाहते हैं या फिर उन मन बना लिए कि उनको अब जो है आगे प्रिपरेशन कंटिन्यू नहीं करना है और उनको क्या करना है कि बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना है। तो अब सबसे पहले बात करता हूँ कि जो बच्चे अभी एकदम से फ्रेश हैं, मतलब जो अभी रिसेंटली 12 का एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, जो 12 पास अभी जस्ट किए हैं, इसी साल किए हैं, तो देखो उन बच्चों के लिए एक एक बेनिफिट ये है कि अभी जो कुछ उन्होंने मतलब अपने 12 के लिए पढ़ा था एग्ज़ाम के लिए, तो उनका समझो कि 12 तो उनका तैयार ही होगा लगभग। अभी एग्ज़ाम 2 1 डेढ़ 2 महीना पहले उन्होंने एग्ज़ाम अपना जो है दिया होगा। लेकिन उनका अभी क्या है, उनको ये करना है कि उनको 11th का जो पोर्शन है उसको भी उनको कवर करते हुए चलना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपको 11th-12th जो है दोनों जगह से क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। तो आपको 11th भी अपना जो है साथ ही साथ उसको प्रिपेयर करते हुए चलना है। अगर आपने पढ़ रखा है तो उसको आपको क्या करना है, रिवाइज़ करते चलना है। तो ये बात तो हो गई उन बच्चों के लिए जो अभी रिसेंटली जो 12 पास हैं, उनको 12 तो उनका तैयार है, साथ ही साथ उनको क्या करना है कि उनका जो 11th का पोर्शन है उसको भी आपको रिवाइज़ करते चलना है। और दूसरे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ड्रॉप ले रखा है या फिर मतलब वो कहीं से कोचिंग कर रहे थे किसी नीट की या फिर बीएससी नर्सिंग की कहीं ऑनलाइन कोचिंग ले रहे थे। तो ऐसे बच्चों का देखो जो सिलेबस है वो आई थिंक तो पूरा हो ही गया होगा कंप्लीट। उनको अभी अब क्या अपना रिवीजन जो है जो कुछ भी है कर रहे होंगे, तो उनके लिए तो फिलहाल ठीक है। लेकिन जो बच्चे अभी रिसेंटली मतलब 12 पास किए हैं उनके लिए काफ़ी थोड़ी एक चीज़ एक मतलब एक डिसएडवांटेज ये है कि उनको 11th जो है अभी फिर से चीज़ें 1 साल पहले उन्होंने पढ़ रखी होंगी तो उनको फिर से रिवाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उनका जो 12 का पोर्शन है और 12 वो तैयार होगा। और एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि जो आपका सीनेट का एग्ज़ाम होता है, इसमें 12 से थोड़ा ज़्यादा इसका मतलब वेटेज होता है एज़ कम्पेयर टू 11th। तो अच्छी बात है, अगर आप मतलब आपको डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत ऐसी नहीं है कि आपने मतलब अभी आपको 11th पढ़ना है, करना है। लेकिन जो काफ़ी क्वेश्चन जो आते हैं 12 से आते हैं, लेकिन 11th से भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आपको जो 11th है, उसको भी आपको पोर्शन को कवर करना पड़ेगा। तो अब मैं बात करता हूँ कि इस टाइम जो आपका अभी 27-28 दिन का टाइम बचा है, इसको आपको जो है यूटिलाइज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले देखो मैं 3 एस्पेक्ट में बात करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बात कर पहली चीज़ है कि क्या अभी आपको जो है थियरी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? देखो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं बचा हुआ कि आप लोग थियरी पढ़ो। थियरी पढ़ने का मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ, जो चीज़ मैंने किया था। मैंने क्या किया था कि जब एक बार तो हालाँकि जितने बच्चे आप लोग पढ़े होंगे सबका 1 या 2 बार जो है आप लोग सिलेबस तो कवर कर ही लिए होंगे। ऐसी बात नहीं कि अभी किसी ने शुरू शुरू ही तो नहीं किया होगा। अगर जिसने अभी शुरू किया है तो फिर तो आपका सिलेक्शन वो कोई नहीं करवा सकता है ऐसे कुछ भी करके। आपको मैं देखो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगा। ये बात उन बच्चों के लिए हो रही है जिन्होंने अच्छे से सीरियस होके पढ़ाई किया है अभी, चाहे वो 2 महीने पहले क्यों ना स्टार्ट किए हों। लेकिन हाँ, अब ऐसा नहीं कि आप अभी अगर 25 दिन बचा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपने अभी ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो। तो ऐसा फालतू की बातें नहीं है ना कुछ भी, जो चीज़ है प्रैक्टिकल आप लोग बात मैं आपसे करूँगा, जो कुछ भी करूँगा। तो देखो जिन्होंने अभी मतलब जिनका सिलेबस जो है 1 बार या 2 बार कंप्लीट हो चुका है, उनको अब करना क्या है, इनको थियरी अब ना पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर
कोई नई बुक के चक्कर में ना पड़े कि अलग-अलग बुक्स जो है खासकर थियरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि थियरी के लिए हो अलग-अलग बुक के चक्कर में ना पड़े। हाँ, अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप लोग उतना करो। उसके लिए कोई ये नहीं कि आप एक बुक हो गई तो उतना सफिशिएंट है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप जितना करेंगे आपके कॉन्सेप्ट जो है उतने ज़्यादा क्लियर होंगे। और थियरी अगर आप लोग अब से पढ़ना शुरू करोगे अलग-अलग चैप्टर्स की तो आई थिंक आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन अब चीज़ें होंगी, कन्फ्यूज़ होंगे आप और आपके जो कॉन्सेप्ट जो क्लियर हैं वो भी आप उसमें कन्फ्यूज़ होंगे। तो देखो अभी थियरी पढ़ने का जो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद आपसे जो क्वेश्चंस गलत होते हैं, आप उसको एनालाइज़ करो। ऐसे नहीं कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिए उसके बाद उसको अपना जो कुछ है, अपना सब कुछ बोरिया बिस्तरा उठा के आप रख दिए, पेपर को साइड में रख दिए कि हाँ, अब तो हम तो कर लिए, हमारे 100 में से मान लो 80 नंबर आ गए, ठीक है? तो बाकी जो 20 गलत हुए हैं, कहाँ गलत हुए हैं? आप उसको बैठ के एनालाइज़ करो, कौन से चैप्टर का कौन-सा जो कॉन्सेप्ट है गलत हुआ है, कहाँ से मतलब क्या चीज़ मैंने क्या गलती किया और जो क्वेश्चन सही है आप एक बार उनको भी फिर से आप पढ़ो। ऐसा नहीं कि आपका जो क्वेश्चन सही हो गए आप उनको छोड़ दो, जब आप एनालिसिस करने बैठो, तो जो क्वेश्चन सही हैं आप उनको भी एक बार देखो और जो क्वेश्चन्स आपके गलत हैं उन पे तो आपको और ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है। उनको क्या करना है कि आपको उस पार्टिकुलर जो टॉपिक आपका गलत है, इसका मतलब कि आपका वो कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं है। तो आपको करना क्या है कि आपको फिर से जाना है बुक का पार्टिकुलर उस चैप्टर खोलना है और उस टॉपिक को खोलना है जो टॉपिक जिस टॉपिक के क्वेश्चन्स आपके गलत हुए थे एग्ज़ाम टेस्ट में आपके जो आपने जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, एमसीक्यू जो आप कर रहे हो, उसमें जो क्वेश्चंस गलत हुआ है, उसका पार्टिकुलर जाके टॉपिक उठाओ और उसको आप पढ़ो। तो आई थिंक एक दिन में अगर आप ऐसे-ऐसे करेंगे धीरे-धीरे ना, आप पूरा जो है होल सिलेबस मतलब पूरा 11-12 आप है, इतना जो भी आपके पास टाइम बचा है, आप उतना पूरा कवर कर ले जाओगे। और अगर आप सोचते हो कि आप फिर से स्टार्ट करो मतलब एक-एक चैप्टर पढ़ना थियरी तो ऐसे अभी इम्पॉसिबल है, ऐसे नहीं हो पाएगा। ये तो बात हो गई जो कैसे आप थियरी पढ़ो। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ रिवीज़न की। तो देखो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के साथ-साथ रिवीज़न जो है बहुत ज़रूरी है। आप लोग अगर कोई शॉर्ट नोट अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शॉर्ट नोट बनाए होंगे, तो ऐसे टाइम पे आपको अगर आप जो शॉर्ट टाइम आप लोग जो मतलब शॉर्ट नोट्स आप लोग जो बनाते हैं ना, वो इस टाइम पे काम देता है जब एग्ज़ाम के 1 महीना पहले आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा सिलेबस खोल के पढ़ो। जो शॉर्ट नोट होता है, वो चीज़ आपको रिवीज़न में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए मैं आपसे पहले ही बार-बार बोलता आया हूँ कि आप लोग शॉर्ट नोट्स जो है शॉर्ट नोट्स की बनाओ, उसकी प्रैक्टिस करो धीरे-धीरे। एक ए4 शीट पे आपको मैंने आपको पहले ही बोल रखा था कि उसपे पूरा ऐसा लिखो कि पूरा एक चैप्टर जो है पूरे एक ए4 शीट पे आ जाए। तो उससे क्या होगा कि जब एग्ज़ाम के पहले समझो कि आपको काफ़ी हेल्प होती है उस चीज़ में आपका किसमें क्वेश्चंस पे आपको रिवीजन करने के लिए। तो इस टाइम आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिवीजन करेंगे, उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा आपकी। अब इसके बाद अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चंस प्रैक्टिस की। इस टाइम पे देखो आपके लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट समझो कि आपके लिए मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट जो चीज़ है अभी अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आपके जो कॉन्सेप्ट है उतने ज़्यादा क्लियर होंगे और जो आपके मन में डाउट है, कोई भी अपने मन में जो डाउट है उसको मत रखो, कुछ भी अगर डाउट रहता है उसको आप किसी से आपका क्लियर कर अगर ऑनलाइन आप क्लियर कोई कर दे रहा है तो अच्छी बात है या फिर ऑफलाइन अगर आप कहीं से क्लियर हो जा रहा है तो अच्छी बात है। नहीं तो आप गूगल कर सकते हो, फिर आप किसी से भी आप जो डाउट है पूछ सकते हो। जो अभी डाउट है उसको डाउट को अभी क्लियर कर लो, उसको एग्ज़ाम सेंटर तक ना ले जाओ। आप इन तरीकों से जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है कि आपको थियरी के ऐसे नहीं पढ़नी है, आपको क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करना है। उसमें जो आपके क्वेश्चन्स गलत होते हैं, उसको जाके आपको उस पार्टिकुलर चैप्टर के टॉपिक को देखना है, फिर उसको आपको रिवाइज़ करना है और आपको फिर क्या करना है कि उस वो सब चीज़ें करने के बाद आपको जो आपने नोट्स बना रखा है, उस नोट्स को आपको क्या करना है, बार-बार रिवाइज़ करना है। इस टाइम पे क्या है कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ रहा है। धीरे-धीरे अब इस बार क्या हुआ है कि जो हिंदी में भी आपका एग्ज़ाम होगा, तो ग्रेजुअली क्या है कि जो आपका ये इसका जो लेवल है सीनेट का धीरे-धीरे वो बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो संख्या बढ़ेगी और कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा क्योंकि इस बार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नीट के में उनका क्रैक नहीं हो पाता है, फिर वो इसको आके एग्ज़ाम देते हैं। तो आई थिंक वो कहीं उनके अंदर अंदर जो है आपसे ज़्यादा जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज है, तो आपको अगर उनको थोड़ा पीछे अगर आपको जो है उनको बीट करना है, उनसे आगे आपको निकलना है, तो उनसे आपको कुछ बेहतर करना पड़ेगा, इसलिए आपको ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आई थिंक आप इस तरीके से एक सिस्टमैटिक वे से पढ़ोगे, तो आई थिंक आप बढ़िया बेहतर करोगे और फालतू के टाइम इधर-उधर जो आप लोग वेस्ट कर रहे हो, उसको वेस्ट करना भी एग्ज़ाम तक बंद कर दो। फ़ोन, स्मार्टफ़ोन या फिर कुछ अगर कहीं आप आना-जाना अभी कुछ आपका घूमना-टहलना है, तो ये सब चीज़ें फ़िलहाल एग्ज़ाम तक आप बंद कर दो। पूरा फ़ोकस अपने पढ़ाई पे रखो, जहाँ से आपका फ्यूचर बनने वाला है। लोग अपने जो है एक टाइम शेड्यूल बना लो, ठीक है? ऐसे कि मतलब नहीं कि अगर आप कुछ मान लो एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो पूरा दिन वही पढ़ते रह जाओ, ऐसा नहीं करना है आपको। रोज़ जो है सारे सब्जेक्ट आपको रोज़ पढ़ने हैं, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है।
तो आज मुझे आपसे यही बात करनी थी, आपको यही चीज़ बतानी थी मुझे, आपको कैसे इस टाइम को यूटिलाइज़ करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगर आपको वीडियो जो है पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।